देखो बेटा, हम लोग अपना चैप्टर 1 कर रहे थे, द सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल तक पढ़ चुके थे। इसके बाद हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। ये सेल ऑर्गेनल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सेल के वो पार्ट्स जो सेल के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में सेल की हेल्प करते हैं। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट लाइन देखो, दीज आर द रोड और द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये आपकी प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले जो हमने प्लास्टिड पढ़ा था, ये सिर्फ किस में था, प्लांट सेल में था। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो ये इधर से एरो यहाँ डला हुआ है, यही सेम इधर से एरो। कैसे ड्रॉ करेंगे आप इसे, रोड शेप का ऐसे बनाया और अंदर इस तरह से, जैसे ये बनाया रोड शेप का, तो ऐसे ऐसे और फिर इसको इस तरह से ये बन गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। लार्ज इन नंबर, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। जैसे ये बना हुआ है, ये भी, इधर से ये सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकेंड लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज इन नंबर, ये ठीक है। दे एंगेज इन अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़, बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी एक्टिविटी, ये ध्यान से सुनिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। मतलब जो हम खाना खाते हैं, ये बात हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th तक पढ़ चुके हैं, वो फूड बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से और ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसी तरह से हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो भी ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड के बाद ये क्या जाती है, बॉडी की सेल्स में फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी एनर्जी। तो सेल के अंदर ये काम कहाँ होता है, सेल के अंदर ये काम सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब सेल की अलग अलग ऑर्गेनल ने अलग अलग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि फूड को रेस्पिरेट करेगी ये, मतलब फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगी। ओके, और यही एनर्जी जो है बॉडी के सभी वर्क करने के लिए काम आएगी। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस मतलब एनर्जी जो प्रोवाइड करे वो हाउस है। पेपर में क्वेश्चन आता है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सेलुलर रेस्पिरेशन इसी ऑर्गेनल में होता है और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन भी इसी पार्ट में होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका स्ट्रक्चर पता चल गया आपको, कैसे ड्रॉ करना है इसे, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ये लार्ज नंबर में होते हैं, दोनों में होते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पर आइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ सेल। ये दो तरह के होते हैं। यहाँ पर पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पे हैं, तो देखो ये प्लांट सेल में ये नज़र आ रहा है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक है, ये उसमें वो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर जो है क्रोमेटिन है, इधर ये रहा हमारा न्यूक्लियस। तो जो ये यहाँ पर इसके साथ ऐसे नेटवर्क ट्यूब्स का नज़र आ रहा है, जो मैंने अलग से ऐसे बनाया है, इस तरह से बेटे ऐसे बनता है ये, ऐसे। तो इस तरह से नेटवर्क जो ट्यूब्स का, बड़ी सारी ट्यूब्स का जाल सा बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये बात आपकी बुक में लिखी नहीं हुई है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका एक एंड तकरीबन न्यूक्लियस से अटैच होता है और दूसरा एंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उससे अटैच होता है। यहाँ पर नहीं ये कर दिखाया, आप यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा नीचे ड्रॉ करके इसको भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये क्या काम करता है, ये देखो इसका एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है और एक सेंटर में न्यूक्लियस से अटैच है ना। तो ये क्या काम करता है, सेल के अंदर किसी भी मटेरियल, जो भी हमने खाया, जो भी चीज़ें सेल के अंदर जानी हैं, उसको आगे आगे पास करने का काम, एक तरह से चैनल है, रास्ता है ये। इस तरह से सेल के अलग अलग पार्ट्स में उस चीज़ को, उस मटेरियल को पहुंचाने का काम, उस मटेरियल को पहुंचाने के लिए एक चैनल का काम, चैनल मतलब रास्ते का काम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये दो तरह का है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ। इधर मैंने इसको रफ कहा, इसको स्मूथ कहा। इधर से ये वाला हिस्सा इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर से ये स्मूथ।
तो ये रफ़ क्यों है? देखने में ही रफ़ लग रहा है। देखो इसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं और इसके सरफेस पर कोई छोटे डॉट्स नहीं बने हुए। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो इसके सरफेस पर यहाँ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं और यहाँ नहीं। इन डॉट्स की वजह से ही ये रफ़ कहलाता है और ये स्मूथ कहलाता है। अब ये छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स जो हैं ये एक और सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है राइबोसोम्स। क्या नाम है? जैसे जब ये छोटे डॉट्स प्रेजेंट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इन डॉट्स का नाम क्या है? राइबोसोम। ये एक और सेल ऑर्गेनल है। ये राइबोसोम क्या काम करते हैं? ठीक है, ये देखो बेटे, हमारी बॉडी में ये बात जो है इधर ध्यान से सुनना बिल्कुल। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में जो भी प्रोटीन होगा, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो अपनी सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है बात। अब ये एमिनो एसिड्स सिंपलर फॉर्म है जो कि ब्लड में मिक्स हो जाएगी। अब क्या होगा? सेल के अंदर उसका उल्टा प्रोसेस फिर से होता है। हमारी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो इस एमिनो एसिड्स को दोबारा से प्रोटीन में बदलेंगी। और ये प्रोटीन कब काम आएगा? एक तो साइटोप्लाज्म वगैरह बनाने में काम आता है, हमने पढ़ा था। दूसरा, जब हम कुछ खाना नहीं खाते, फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तब ये स्टोर किया हुआ प्रोटीन, सेल के थ्रू बनाया हुआ प्रोटीन, फैट्स, ये सब हमें एनर्जी देने का, ये सब हमारी बॉडी को चलाने का काम कर देती हैं। ठीक है बात। तो मतलब दोनों रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। पहले तो जो प्रोटीन फैट हम खा रहे हैं वो सिंपलर फॉर्म में बदलेंगे ताकि ब्लड में मिक्स हो जाएं। प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, फैट फैटी एसिड्स में बदल जाती है, और उसके बाद सेल के अंदर उल्टा प्रोसेस फिर से होगा। फैटी एसिड फैट में दोबारा बदलेंगी, अमीनो एसिड्स प्रोटीन में फिर से बदलेंगे। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स मैं बता रही थी जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये उसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आता है तो आप लिखोगे ये दो तरह का है, रफ़ और स्मूथ। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ़ क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज़ स्टडिड। स्टडिड होता है फिक्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या फिक्स हुए हुए हैं? राइबोसोम्स फिक्स हुए हुए हैं। और ये राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन को बनाने में एक वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं हैं। ये वाली रेटिकुलम क्या काम करती है? ये जो हमारे खाने में फैटी एसिड्स बन गए हैं, फ़ैट खाने से फैटी एसिड बने, उस फैटी एसिड को दोबारा फैट में चेंज करने का काम कौन करेंगी? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगी। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों नज़र आती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, मतलब यहाँ कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्मूथ अपीयरेंस की दिखती हैं और ये फैट को सिंथेसाइज करने में मदद करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, बड़ी सारी मेम्ब्रेन्स जैसे जाल सा बनाए हुए होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, whose one end is attached to the nucleus and another end is attached to the plasma membrane. Endoplasmic reticulum provide a channel for the transportation of material in the cells. Endoplasmic reticulum is of two types, rough and smooth. Why it is rough? Because ribosomes are present on it and ribosomes help in synthesis of proteins. Why this part is called smooth endoplasmic reticulum? Because there is no ribosomes present on it. Okay, and how it helps the plant is, how it helps the cells? It helps in the synthesis of fats. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटीरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। ये देखो, पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये रहे। अभी बोला इन्होंने बैग, सैक, सैक होता है बैग में, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सैक का क्या मतलब होता है? बैग। तो ये बैग की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। स्टैक मतलब अरेंज हुए हुए, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैग की तरह, सैक की तरह स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक रखे हुए हों, उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? अभी हमने बात की कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बना रहे हैं, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट बना रही है। तो ये बहुत सारे और पार्ट्स भी, सब्सटेंसेस बनते रहते हैं सेल के अंदर, और वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? बैग ही तो स्टोर करने की जगह होती है किसी चीज़ को। तो इन सैक कह लीजिए या बैग कह लीजिए, इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में वो स्टोर होते हैं।
और जब भी सेल के किसी भी पार्ट को उस मटेरियल की ज़रूरत होती है, चाहे प्रोटीन की चाहे फैट की, तो ये उसे डिस्पैच भी करते हैं। डिस्पैच मतलब वहाँ पहुँचा भी देते हैं, प्रोसेसिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ जैसे ये लाइन लिख रखी है ना, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। सेल के थ्रू प्रोड्यूस हुए मटीरियल्स को पैक करने का और वहाँ भेजने का काम किसके थ्रू होता है? इन्हीं सेल्स के थ्रू होता है। कौन से सेल ऑर्गेनल के थ्रू? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारी वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है? लार्ज स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये रहा बेटे, देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है, खाली स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन ये बड़े साइज़ का सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। एनिमल सेल में तो ये बहुत छोटे छोटे टाइप के होते हैं और कई सारे होते हैं। देखो ये वैक्यूल दिखा रखा है ना, तो वैक्यूल्स कई सारे हैं लेकिन छोटे साइज़ के हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपसे प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंसेस भी पूछे जाए ना, तो प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होगा और बड़ा होगा। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे और कई सारे होते हैं। ठीक है। अब और क्या काम क्या करते हैं ये? तो ये काफ़ी बड़ा तो प्लांट सेल में ही है ना, और ज़्यादातर इसका फंक्शन भी प्लांट सेल में ही होता है। ये लिख रखा है, इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर। हम प्लांट को पानी देते हैं ना उसकी ग्रोथ के लिए। अब ये पानी तो हम बहुत सारा दे देते हैं कई बार, और उतनी पानी की प्लांट को ज़रूरत भी नहीं होती है। और जो ये पानी हम देते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्सेस जो वाटर होगा, वो ये वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। ठीक है बात? ओके। तो ये एक्सेस वाटर को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहीं प्रोड्यूस होते हैं, देखो सेल के अंदर हर सेल ऑर्गेनल कोई ना कोई काम कर रही है ना, तो ऐसा करने से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करने का काम ये क्या कौन कर लेती हैं? ये वैक्यूल्स कर लेती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अमीबा के अंदर ये वैक्यूल क्या काम करती है। अगर आपको 6th क्लास का याद है तो अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा था, हमने ये 7th में भी पढ़ा है और 6th में भी। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है अमीबा के। ठीक है। जब भी कोई खाना अमीबा के सामने आता है तो अमीबा अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे कर लेता है और ये खाना अंदर चला जाता है। खाना कहीं तो स्टोर होगा ना, तो क्या होगा? इस खाने को स्टोर करने के लिए अमीबा में क्या बन जाती है? एक टेम्प्रेरी वैक्यूल बन जाती है। एक तरह से एक टेम्प्रेरी स्टमक बन जाता है इस खाने को स्टोर करने के लिए। और फिर खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा और वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ये वैक्यूल ख़त्म हो जाती है। इसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो अमीबा में फूड मटेरियल्स इसी फूड वैक्यूल में हेल्ड होते हैं, रखे जाते हैं डाइजेशन के लिए। ओके। तो ये फूड वैक्यूल स्पेशली अमीबा में इस तरह से काम करती है, और जनरली प्लांट सेल में ये वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करती है, एक्सेस वाटर को, जो ज़्यादा पानी हम दे देते हैं प्लांट में। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्यूल्स होता है, छोटी छोटी गोलियाँ। तो अभी हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट थी ना, ये छोटी छोटे डॉट्स की फॉर्म में, तो ये टाइनी ग्रेन्यूल्स, टाइनी बहुत छोटे सी गोलियाँ सी हैं राइबोसोम्स। ओके। जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनके ऊपर भी प्रेजेंट है और अलग से भी। ये देखो, ये भी क्या है? सारी जगह जो बने हुए हैं इस तरह से, ये सब राइबोसोम्स हैं। ठीक है। तो दीज आर द टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात ठीक है ना? साइटोप्लाज्म में भी हैं और रफ ईआर के ऊपर भी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हैं, और ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सीलिया और फ्लैजिला क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है। याद होगा आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे मैंने आपको, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। तो ये यूग्लिना की बॉडी एक सिंगल सेल है, पैरामीशियम की बॉडी उसकी एक सिंगल सेल है। तो इन दोनों की बॉडी पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? ये फ्लैजिला की बॉडी, ये होता है यूग्लिना की बॉडी पर एक लंबी सी टेल होती है जिसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं। ओके। सीलिया पैरामीशियम में क्या एक्स्ट्रा पार्ट होता है? इसकी बॉडी के बाहर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिन्हें सीलिया बोला जाता है। ठीक है। पैरामीशियम पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें सीलिया बोला जाता है, यूग्लिना पर इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे फ्लैजिलम बोला जाता है। ये क्या काम करते हैं? तो दे इन सम सेल्स, जैसे कि यूग्लिना और पैरामीशियम पे कुछ स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं सेल के ऊपर। एक्सटेंशंस मतलब बड़े हुए पार्ट होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना? ये देखो सेल की मेम्ब्रेन से निकला हुआ है ना ये एक्सटेंशन। इसी तरह से यहाँ भी सेल की मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला हुआ है। ये क्या काम करता है? ये सेल जो है एक अकेला ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, तो ये सेल चलता भी है ये ऑर्गेनिज्म, तो ये लोकोमोशन होता है, मूव करना। तो ये सेल आगे आगे, ये ऑर्गेनिज्म आगे आगे किसकी हेल्प से मूव करता है? इस फ्लैजिलम की हेल्प से मूव करता है। और फूड को कलेक्ट करने का काम भी ये करता है। जैसे अमीबा में याद है ना, इसकी ये मेम्ब्रेन ये काम कर रही थी। यूग्लिना में ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन निकली हुई है मेम्ब्रेन के बाहर से। इसमें कौन सी एक्सटेंशन निकली हुई है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
ओके, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो इनकी एक एक सेल ही एक एक बॉडी बन जाती है पूरी ऑर्गेनिजम्स की। तो इन ऑर्गेनिजम्स में चलना है, खाना भी इकट्ठा करना है, तो वो इन एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस की वजह से करते हैं। पैरामीशियम में क्या नाम है उसका, सीलिया, CILLIA, सीलिया। और यही काम यूग्लिना में कौन करता है, ये लंबी सी टेल जिसका नाम है फ्लैजिलम। यूग्लिना के पास क्या होता है, फ्लैजिलम, और अमीबा के पास, पैरामीशियम के पास क्या होता है, सीलिया, ठीक है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो से बता दूँगी।